नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं और विदेशी बाजार से सुस्ती के संकेत आज देखने को मिले हैं। एशियाई बाजार एसडेक्स निफ्टी आप देखिए करीब आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,975 के आसपास ट्रेड करते हुए। निक्कई में करीब 30 अंकों की गिरावट देखी जा रही है और डाउ फ्यूचर्स भी यहां पर सपाट कामकाज, करीब 71 अंकों की बिकवाली देखने को मिली है। एक लंबी तेजी जो हमने अमेरिकी बाजार की देखी बीती रात, वो थमती हुई दिखी। कल अमेरिकी बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली और लाल निशान के साथ डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक में बिकवाली का दबाव दिखा। इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या है और विदेशी बाजार में और क्या कुछ आज के लिए अहम है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, लंबी तेजी अमेरिकी बाजार में हम देख रहे थे, वहां से गिरावट दिखी, इसके पीछे की वजह क्या है? हल्की सुस्ती है मानसी, और अगर इतनी बड़ी तेजी आएगी तो फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ सकती है, और ये ज़्यादातर मुनाफा वसूली इसको मानेंगे या फिर थोड़ा कॉशियस आप इसको मान के चल सकते हैं। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं होती हुई दिखी है, कोई ऐसा संकेत नहीं था या ऐसा ट्रिगर नहीं था जिसकी वजह से बाजार फिसले। बट येस, हल्की सुस्ती आती हुई दिख रही है और उसका इम्पैक्ट आज सुबह आप एशियन बाजारों पर भी देख रहे हैं, जहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 अंक नीचे और बाकी के एशिया के बाजार भी आपको सुस्त दिखेंगे। डाउ फ्यूचर्स भी इस समय कमजोरी ही आपको दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन का अहम डेटा आने वाला है यूएस में, तो उससे पहले हमने देखा कि थोड़ी मुनाफा वसूली वहां पर आपको आती हुई दिखी है। वैसे देखेंगे तो डाउ पर आपने करीब 110 अंकों की ही गिरावट देखी है, पर निचले स्तरों से 150 अंक रिकवर होकर डाउ बंद हुआ, तो ये भी एक फैक्टर है जो देखना जरूरी है। 8 दिनों के बाद एस&पी 500 फिसला है और 11 दिनों के बाद नैस्डैक में गिरावट आई है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तेजी चल रही थी, वहां से फिर हल्की गिरावट बाजारों में आती हुई दिखी। जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं था, पर टेस्ला के शेयर में लगातार हम दबाव देख रहे हैं। परसों 5% टूटा था, कल शाम 12% ये शेयर टूटते हुए दिखा। जो इलॉन मस्क साहब ने ट्विटर पे पोल किया है कि वो 10% हिस्सेदारी बेचे या नहीं, उस पर ज्यादातर लोगों ने येस रिस्पॉन्ड किया है, तो थोड़ा शेयर में दबाव आ रहा है कि क्या इलॉन मस्क सच में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बेच सकते हैं कंपनी में या नहीं। इसके अलावा हमने देखा कि अन्य ऑटो स्टॉक्स में भी कमजोरी थी। बैंक शेयर्स में कल गिरावट आती हुई दिखी और इसके साथ ही कंज्यूमर शेयर्स में भी आपने कमजोरी देखी है। एनर्जी शेयर्स यहां पर लगातार एक्शन है, कल भी एक्शन रहा और इससे बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। कुछ अहम डेटा कल आया था। परचेजर प्राइस इंडेक्स, जो कि फेड काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता है, 0.6% बढ़ा मंथ ऑन मंथ, जो अनुमान मुताबिक रहा, पर यह भी 11 साल की ऊंचाई पर है। और इसके साथ ही आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है अक्टूबर महीने का, ये 30 साल की ऊंचाई पर रह सकता है। 6% का अनुमान है अगर आप साल दर साल ग्रोथ देखें, और 30 साल की ऊंचाई पर यूएस इन्फ्लेशन रह सकता है, तो थोड़ी एक चिंता का विषय है। इंपॉर्टेंट डेटा ट्रिगर है। इससे पहले हमने देखा कि बाजार थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं अमेरिका में। यूरोप के बाजार, यहां पर भी आपने सुस्ती देखी। लगातार 3 दिनों से एक बहुत ही सीमित दायरे में सपाट कारोबार ही होते हुए वहां पर दिख रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल में कल फिर से एक्शन देखा। ब्रेंट $85 के पास है और WTI भी अब $84 के ऊपर आते हुए दिखा है। यूएस ने सारी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, तो वहां से हम देख रहे हैं कि एयरलाइन स्टॉक्स और एयरलाइन कंजम्पशन फ्यूल के बढ़ने की वजह से कच्चे तेल में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा सोने में भी आपने उछाल देखा। नजर रखिए, $1830 पर इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना इस समय ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स पर हम लगातार 2 दिनों से दबाव देख रहे हैं। कल भी ये गिरकर ही आया है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। फंड एक्शन, एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली दिखी है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से हम बिकवाली दिख रहे हैं, वहीं डीआईएस ने भी कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं। तो सिर्फ डीआईएस के कैश मार्केट में खरीदारी है 1418 करोड़ की। इसके अलावा कैश मार्केट में एफआईएस ने 2445 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से 1228 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े हमारे सामने आते हुए दिखे हैं। विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं एशियाई बाजार की शुरुआत बिकवाली के साथ एसजेक्स निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट है और एफआईएस की कैश मार्केट और वायदा बाजार में, भारतीय बाजार में बिकवाली के आंकड़े। अब ये सारे के सारे संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार में आज कैसा एक्शन दिखेगा, आज की शुरुआत आपको कैसी करनी चाहिए, पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, कल दिन भर उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार ने ट्रेड किया और फिर एक सपाट रेंज में ही बंद, रेंज बाउंड क्लोजिंग हमने देखी। आज विदेशी बाजार के संकेत जो देख रहे हैं और वायदा बाजार पर एफआईएस का जो एक्शन है, इसे कैसे समझे और पहली रणनीति क्या बनाए?
गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत थोड़ी कमजोरी की तरफ है। दो संकेत हैं जिनसे जूझना है। एक तो ग्लोबल मार्केट के, वो कोई खास कमजोरी वाले नहीं है। उम्मीद के मुताबिक हल्की फुल्की कमजोरी रही और इतने दिनों तक लगातार 11 दिन तक नैस्डैक चढ़ा है। डाउ भी रिकॉर्ड हाइज पर था। तो ऐसा हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आना, मुनाफा वसूली होना गलत नहीं है। तो वो एक रनिंग करेक्शन भी नहीं है। एक्चुअली मैं कहूंगा कि थोड़ी सी तेजी से उन्होंने ब्रेक लिया है, रुके हैं, बस इतना ही। लेकिन इसके साथ जो बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए, वो है एफआईएस की बिकवाली का। कल के सेशन में फिर से कैश मार्केट में भी और फ्यूचर्स में भी, वायदा कारोबार में भी, दोनों ही जगह एफआईएस के दमदार बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे। और वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लगातार एफआईएस पिछले हफ्ते 2-3 दिन हल्की फुल्की थोड़ा सा उन्होंने बिकवाली कम की, वो भी खरीदारी नहीं की, सिर्फ बिकवाली कम की। और अब फिर से बिकवाली के आंकड़े बड़े आते हुए दिखे। तो ऐसे में बाजार के लिए ऊपरी लेवल तक थोड़ा सा टिक पाना मुश्किल होगा। इस लिहाज से जो कमजोर शुरुआत होगी उसमें 18,000 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। उसके नीचे आने पर थोड़ी सी कमजोरी बढ़ सकती है। 17,850, 17,925 ये आज के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। इस लेवल के आसपास बाजार पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 18,100, 18,175 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी, अगर रिकवरी आती है तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,925, 39,125 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 39,675 से 39,750 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिखेगी। तो आज के सेशन में कल की तरह बायस थोड़ा कमजोरी की तरफ रहेगा। और इस कमजोरी की बड़ी वजह होगी जो एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आए, उसकी वजह से बाजार में थोड़ा दबाव रहने की आप आशंका रख सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एफआईएस के जो बिकवाली के आंकड़े हैं, ये कमजोरी के संकेत भारतीय बाजार के लिए साबित होते हुए दिख सकते हैं। हालांकि विदेशी बाजार में जो सुस्ती, एक लंबी तेजी के बाद एक करेक्शन है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। लंबी तेजी के बाद ये करेक्शन आना बिल्कुल लाजमी है, जो कि दिख भी रहा है। लेकिन जो टेंशन है वो एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े साबित होते हुए दिख सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी आप देखें 17,850 से 17,925 की निफ्टी के लिए इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मान के चले। वहीं ऊपरी रेंज 18,100 से 18,175 की होगी। बैंक निफ्टी के लिए 38,925 से 39,125 ये होगी मजबूत सपोर्ट की रेंज। और 39,675 से 39,750 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद ढेरों कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे। कैश स्पेस की एक लंबी लिस्ट रही जिसके नंबर्स थे। वहीं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, नतीजे और खबरें कौन सी हैं, सब कुछ एक एक कर जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए कल? गुड मॉर्निंग मानसी। तो खासकर एफएनओ वाली कंपनीज थी, इक्का दुक्का निफ्टी की कंपनीज भी थी, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पावर ग्रिड सबसे पहले स्टैंडर्ड नंबर्स बताता हूं मैं। मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज जो है वो अनुमान से थोड़े कहीं ना कहीं बिलो एस्टिमेट से, मार्जिन और मुनाफा जो है वो अनुमान से बेहतर है। तो काफ़ी हद तक मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज 9929 करोड़ के आसपास आए, 10,000 करोड़ के ऊपर का हमारा अनुमान था। इसके अलावा मार्जिन जो है 88.5% पे आए हैं, बड़े हैं यहाँ पे। 87.8% का अनुमान था। मुनाफा जो है 3,338 करोड़ के आसपास आया है, जो कि अनुमान से बेहतर है। आईजीएल मिले जुले नतीजे हैं। यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो थोड़ी वीक है, क्योंकि मार्जिन्स गिरे हैं 30.3% से गिर के 26.3%। हालांकि हमारा अनुमान गिरावट का था, लेकिन हमने 29.4% के आसपास का अनुमान लगाया था। लेकिन रेवेन्यूज देखिए 60.3% बढ़े हैं। मुनाफा भी 400 करोड़ के आसपास आया है, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है। पीएनजी सीएनजी के वॉल्यूम जो है उसमें बेहतरीन बढ़त देखने मिली है। वहीं बीएचईएल यहाँ पे स्टैंडर्ड नतीजे फिर से कंपनी के कमज़ोर है। लॉस किया है कंपनी ने एबिटा फ्रंट पे 29 करोड़ का, और बॉटम लाइन पे 67 करोड़ का लॉस किया है। एबिटा में लॉस हमारे अनुमान से ज़्यादा है। मुनाफा बॉटम लाइन पे जो लॉस है हमारे अनुमान से थोड़ा कम है। रेवेन्यूज़ भी हमारे अनुमान से थोड़े कम है, 38% के आसपास बढ़े हैं। कुल ऑर्डर बुक 1.1 लाख करोड़ के आसपास है। बॉश अच्छे नतीजे हैं। सेल्स जो है 2918 करोड़ के आसपास आई है, 17.7% बढ़ी है। मार्जिन 12.2% पे आए हैं, हालांकि एस्टिमेट 14.8% का था। मुनाफा 372 करोड़ पे आया है। पेट्रोनेट एलएनजी मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ करीब 26% बढ़े, मार्जिन्स 12.3% से गिर के 12% के आसपास। मुनाफा जो है 823 करोड़ पे आया है। गोदरेज एग्रोवेट स्टेबल नंबर्स है। यहाँ पे सेल्स जो है करीब 25% बढ़ी है। वहीं मार्जिन्स अगर आप देखेंगे 10% से गिर के 8.8% पे आया है। मुनाफा 109 करोड़ पे आया है। एचईजी अगर यहाँ आप देखेंगे तो कंपनी एबिटा फ्रंट पे घाटे से मुनाफे में आई है। 42 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 142 करोड़ का मुनाफा एबिटा फ्रंट पे किया, और बॉटम लाइन में भी घाटे से मुनाफे में आई है। 34 करोड़ के घाटे के मुकाबले 103 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। और हिंदुस्तान कॉपर
सेल्स 57% बढ़ी है, मार्जिन हालांकि घटे 25.7% से घटकर 23% पे आए हैं। मुनाफा जो है 9 करोड़ से बढ़ के सीधा 68 करोड़ के आसपास आया है, तो ठीक ठाक अच्छे नतीजे। ओके वरुण, ये तो हुए सारे के सारे रिजल्ट्स, लेकिन खबरें कौन सी होगी जिस पर हमें नजर रखनी है? खबरें और ट्रिगर्स दोनों बताता हूँ मैं। तो ट्रिगर्स में आज नतीजे बर्जर पेंट्स के आएंगे, तो वहाँ आपको नजर रखनी है। और एफएनओ में बड़े काफ़ी सारे नतीजे जो आने वाले हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडिया सीमेंट है, पीडिलाइट, स्ट्राइड्स फार्मा, मेट्रोपोलिस, तमाम कंपनीज है जहाँ पे नजर रखनी है। आज इंपॉर्टेंट है नायका की लिस्टिंग, यहाँ पे नजर रखिएगा, देखना होगा किस तरह की लिस्टिंग होती है। इशू प्राइस जो है 1125 रुपये का है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आज आईपीओ जो है खुलने वाला है, प्राइस बैंड जो है 190 से 197 का है। पेटीएम आईपीओ जो है वो आज बंद होगा, प्राइस बैंड 2080 से 2150 का है। डालमिया भारत शुगर इक्विटी शेयर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अलग अलग मीटिंग आज होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टली पेड और इक्विटी शेयर्स को होल्डर्स तय करने के लिए आज रिकॉर्ड डेट है इसकी। इसके अलावा मॉयल आज बोर्ड की बैठक है जहां पे नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाने वाला है, तो यहाँ नजर रखिएगा। ऑयल इंडिया बोर्ड अंतरिम डिविडेंड पे विचार करेगा नतीजों के साथ साथ। जीआरएम ओवरसीज स्टॉक स्प्लिट है 10:2 का, तो उसकी एक्स डेट है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। आज कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे, और साथ ही साथ दोपहर को 3:45 बजे मंत्री परिषद की भी बैठक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आता है। सफायर फूड्स पहले दिन करीब 49% भरा है। रिटेल का जो हिस्सा है 2.56 टाइम्स भर चुका है। 197 यहाँ पे, यानी कि पेटीएम का जो आईपीओ है दूसरे दिन करीब 48% भरा है, और रिटेल का हिस्सा जो है वो फुली सब्सक्राइब हुआ है 1.23 टाइम्स। लेटेंट व्यू आज खुलने वाला है, 10 तारीख को खुलेगा बेसिकली, 12 तारीख को बंद होगा। और देखिए कुल एंकर बुक जो है एंकर से इन्होंने करीब 267 करोड़ जो है वो जुटा लिए हैं। अब खबरों की और बात करें तो इंडियन होटल्स, यहाँ पे राइट इशू का भाव जो है वो तय हो चुका है। 150 रुपये के आसपास जो है राइट इशू का भाव तय हुआ है, और कंपनी जो है करीब 2000 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है। 24 नवंबर से 8 दिसंबर तक राइट इशू खुला रहेगा। जो एंटाइटलमेंट रेशियो है 9 शेयर पे 1 शेयर का है, और 13 नवंबर को इसकी रिकॉर्ड डेट है। प्रेस्टीज एस्टेट, इस काउंटर पे नजर रखिएगा, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि अब ये कंपनी वेयर हाउसिंग में उतरने वाली है। अब तक आपने देखा था कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती थी, लेकिन वेयर हाउसिंग में अब ये कंपनी उतरने वाली है। कहीं ना कहीं ई कॉमर्स कंपनी से जिस तरह की डिमांड आ रही है उसके चलते वेयर हाउसिंग का कारोबार अब ये कंपनी करेगी, और बेंगलुरु में कुछ ज़मीनें भी इस कंपनी ने खरीद ली है, इस तरह की खबरें आ रही है। मास्गाडॉग, इस कंपनी ने इंडियन नेवी को जो डिलीवर करना था इनको एक प्रोजेक्ट, उसको डिलीवर कर दिया है, इस तरह का अपडेट दिया है। एसएच खेलकर, आपको याद होगा कल बड़ी डील्स इस काउंटर में हुई थी। ब्लैकस्टोन ने करीब 1.4 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो बेचे हैं, और फॉर्मनिक एरोनॉटिक्स प्रोडक्शन ने इसको खरीदा है। तो 172-173 के भाव पे ये सौदा कल हुआ था। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया। ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए ये सब हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, लिस्टिंग और आईपीओज भी हैं जो कि एक्शन में रहेंगे, और नायका की लिस्टिंग आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिस पर फोकस रहेगा, इस पर नजर रखेंगे, और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। 4 ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास, चारों की 4 खरीदारी की राय दे रही है। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग की इरकॉन इंटरनेशनल पर राइस 53 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 48 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहां पर बनाकर चल सकते हैं। HUL पर आनंद राठी की राय है खरीदारी की 2535 के टारगेट्स को मानकर चले 2385 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, कोफोर्ज और डॉक्टर रेड्डीज। कोफोर्ज में खरीदारी कीजिएगा 5600 के टारगेट्स के लिए 5260 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं डॉक्टर रेड्डीज में भी अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं 4920 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी खरीदारी की राय है 4720 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्लियरली ये 4 के 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आज आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब बाजार पर आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, एक्सपर्ट से बात करते हैं, उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन समझते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के मुदित गोयल जुड़ गए हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नज़रिया और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए इंडेक्स स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में यही कहेंगे बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कोई ऐसा मेजर करेक्शन मार्केट में नजर नहीं आ रहा, और नो डाउट एसजीएक्स निफ्टी में देख रहा है कि करीब 100 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल रही है।
बट हमें ये इंडिकेशन लग रहा है कि जैसी एक बार मार्केट ओपन होता है, हमें लगता है ओपनिंग लो पे एक बार निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 18,000 के नीचे जैसी मार्केट आता है निफ्टी को लॉन्ग करके चलेंगे। आज के सेशन के लिए हमें लग रहा है 17,950 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलेंगे और टारगेट रहेगा 18,120 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी बाय ऑन डिप्स के मार्केट नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। हमें लग रहा है 39,700 तक के टारगेट आज के सेशन में निफ्टी बैंक में भी नजर आएंगे। बिल्कुल मुदित जी, आज के लिए स्टॉक्स कौन से बता रहे हैं आप? देखिए, हमें आज लग रहा है जहां मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलता है, डिफेंसिव काउंटर में बाइंग नजर आती है, तो थोड़ा सा एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक सेक्टर में बाइंग आ सकती है। फार्मा और एफएमसीजी ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अपोलो हॉस्पिटल को बाय करके चलेंगे 4610 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4490 का। दूसरा स्टॉक रहेगा बंधन बैंक का। हमने बैंकिंग स्टॉक इंडेक्स में से एक स्टॉक को चुना है, बंधन बैंक। बंधन बैंक के चार्ट पर अगर हम बात करें तो कल के सेशन में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज फॉलो अप बाइंग नजर आ सकती है। बंधन बैंक को 316 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 302 का। आपका कमोडिटी मार्केट्स पर हमने बात की आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी से। उनकी कमोडिटी की रिकमेंडेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। गोल्ड में खरीदारी की राय दे रहे हैं जिगर की तरफ से। उनका मानना है 48,500 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 48,200 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। कच्चे तेल की चाल में भी खरीदारी की राय। जिगर का मानना है कि 6,150 के स्टॉप लॉस के साथ 6,300 के टारगेट्स के लिए आप बाय कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। वहीं कॉपर बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए कॉपर में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हम देख रहे हैं 734 के लेवल्स पर, अगर ये मिले खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 740 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 731 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्लियरली कॉपर, क्रूड और साथ ही गोल्ड यहाँ पर खरीदारी की राय इन कमोडिटीज़ में आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एफआर का एक्शन आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी पर सीएलएसए की ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है। खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 120 के सुझा रहे हैं। कुछ रिकवरी सिचुएशन आने के बाद एक अच्छा पिकअप स्टॉक में देखने को मिला है। अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज हैं और इसी के चलते खरीदारी की राय यहाँ पर एनसीसी पर सीएलएसए की तरफ से। इसके अलावा ब्रिटानिया पर सीएलएसए की राय है आउट परफॉर्म रेटिंग ये दे रहे हैं। टारगेट जो है 4,200 के सुझा रहे हैं। यहाँ पर मार्जिन्स रिकवरी जो है फोर्थ क्वार्टर तक देखने के अनुमान है। सेकंड क्वार्टर वीक नजर आया जिसके चलते यहाँ पर कुछ हद तक एक सिचुएशन हमने देखी और रिजल्ट्स के बाद वहां पर एक इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखा। बहरहाल सीएलएसए की रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग और टारगेट्स 4,200 के। शोभा पर 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज। सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं। 865 से टारगेट को बढ़ाकर 973 का इन्होंने किया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली 573 से इन्होंने भी टारगेट बढ़ा दिए हैं। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखने को कहा है और फ्रेश टारगेट 1,095 के सजा रहे हैं। जेफरीज की शोभा लिमिटेड पर रेटिंग है बाय की, मेंटेन बाय। खरीदारी की राय बरकरार रखने की यहाँ पर रेटिंग आती हुई दिखी है। 712 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1,090 कर दिया है। तो क्लियरली पॉजिटिव रिपोर्ट शोभा लिमिटेड के लिए ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। ये है सारे के सारे एफआईआर का एक्शन और इससे जुड़े जो भी अपडेट्स हैं दिन भर में हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।